नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं डीप स्टोरी टेलर, जहां डर बस एक शुरुआत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली बार जब साया आपके दरवाजे पर दस्तक दे तो आपको सबसे पहले खबर हो। और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं तो दिल से धन्यवाद कि आपने हमें इतना प्यार दिया। आज की कहानी बहुत खास है, इसे रात में अकेले सुनना बिल्कुल न भूलिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन है और मैं रेवाड़ी का रहने वाला हूं। आज मैं आप लोगों के सामने जो कहानी लेकर आया हूं वो मेरे साथ घटी एक बहुत ही भयंकर और डरावनी घटना की कहानी है। दरअसल वो घटना मेरे साथ आज से लगभग 4 साल पहले हुई थी। आज से 4 साल पहले का वो जो वक्त था वह एक ऐसा वक्त था जब हम सभी लोग काफी दिनों तक घरों में बंद रहने के बाद धीरे धीरे करके बाहर निकलने लगे थे। लेकिन मुंह जैसे ट्रक ड्राइवर तो उस कोरोना काल के लॉकडाउन वाले टाइम पर भी अपने घरों से निकलकर हर रोज काम कर रहे थे, क्योंकि मेरा जो ट्रक था वो एक ऐसे काम में लगा हुआ था जिस काम में मुझे हर रोज ही ऑक्सीजन से भरे हुए सिलेंडर अलग अलग अस्पतालों तक पहुंचाने पड़ रहे थे, जिसके चलते उस टाइम पर मैं दिन रात ही ट्रक चला रहा था। उस वक्त मुश्किल से मुझे जितना भी सोने का टाइम मिलता था मैं उतने वक्त ही नींद लेता था। उसके बाद जैसे ही मेरे मोबाइल की घंटी बजती थी तो उसके साथ ही मैं फिर से ट्रक को स्टार्ट करके रवाना हो जाता था। लेकिन जब कोरोना थोड़ा कम हो गया और फिर वो ऑक्सीजन के सिलेंडर लाने और ले जाने वाला काम लगभग खत्म सा हो गया था, तो उसके बाद मैं फिर से जब लोगों की जिंदगी पटरी पर आने लगी और उनको रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाली चीजों की जरूरत पड़ने लगी, तो फिर मैंने अपने ट्रक को वापस से उसी अपने पहले वाले काम में लगा लिया था। यानी कि उस कोरोना वाले लॉकडाउन से पहले मैं अपने ट्रक को सब्जी मंडी में चलाया करता था। यानी कि जो बड़ी बड़ी सब्जी की मंडी होती है वहां से मैं छोटे छोटे व्यापारियों के लिए सब्जी लेकर आता था। और उस वक्त मेरे पास कोई बड़ा ट्रक भी नहीं था, बल्कि उस टाइम पर मैं एक छोटा ट्रक ही चलाया करता था। लेकिन क्योंकि उस टाइम पर लॉकडाउन थोड़ा बहुत खुला ही था, इस वजह से मार्केट में चीजों की बिक्री उतनी ज्यादा नहीं हो रही थी जितनी पहले के टाइम पर होती थी। इसी वजह से मुझे हर रोज ही सब्जी मंडी से सब्जियां नहीं लानी पड़ती थी, बल्कि जब कभी किसी व्यापारी का फोन आ जाता था मैं तभी मंडी से सब्जियां लाने के लिए जाता था। पर ऐसे में बीच में जब एक आध दिन तक मेरा ट्रक घर पर ही खड़ा रहता था तो मुझे उसकी वजह से काफी ज्यादा नुकसान होता था। और इसी चीज के चलते मैं इस कोशिश में था कि मुझे कैसे भी करके कोई ऐसा दूसरा काम मिल जाए जिस काम को मैं इस सब्जी मंडी वाले काम के साथ साथ करने लग जाऊं। अभी मैं ऐसा सोच ही रहा था कि तभी मुझे मेरे एक दूर के रिश्तेदार का फोन आता है। और जिस रिश्तेदार का मेरे पास फोन आया था उनका खुद का फर्नीचर का काम था। उस वक्त उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि अगर तुम अपने ट्रक को मेरे पास काम पर लगाना चाहते हो तो मुझे ऐसे ही एक ट्रक की जरूरत है, क्योंकि यूपी के बैजनाथ शहर के पास में एक चंद्रगढ़ के अंदर एक जमींदार के द्वारा अपना फार्म हाउस बनवाया जा रहा है और उस फार्म हाउस में फर्नीचर का जितना भी सामान लगने वाला है वह सारा का सारा सामान अपनी दुकान से ही बनकर जाने वाला है। इसी वजह से मुझे रेवाड़ी से बैजनाथ शहर के बगल में मौजूद उस चंद्रगढ़ तक फर्नीचर का सामान पहुंचाने के लिए किसी ट्रक की जरूरत है। और वो जो फार्म हाउस है वो कोई छोटा मोटा फार्म हाउस नहीं है। उस फार्म हाउस में फर्नीचर के सारे सामान को पहुंचाने में तुम्हें लगभग 1 से 1.5 महीना लग जाएगा और हर रोज ही तुम्हें वहां पर कुछ ना कुछ फर्नीचर का सामान लेकर जाना पड़ेगा। अब जैसे ही उन्होंने मुझसे यह बात कही तो मैं तुरंत ही उनके इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता हूं। लेकिन उस वक्त मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस काम को करने के लिए तैयार होकर मैं अपनी जिंदगी की कितनी बड़ी गलती करने जा रहा हूं। क्योंकि आज भी मुझे इस बात का बहुत ज्यादा अफसोस होता है कि उस दिन अगर मैं उन्हें उस काम के लिए मना कर देता तो शायद मेरे साथ वह डरावनी घटना कभी नहीं होती। अब जिस दिन उन्होंने मुझे मेरे ट्रक को लेकर अपनी दुकान पर बुलाया था, मैं उस दिन शाम को लगभग 4 बजे के आसपास उनकी दुकान पर पहुंच जाता हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे शाम के 4 बजे का ही टाइम दिया था। अब जब मैं वहां पर पहुंच गया तो 4 बजे पहुंचने के बाद ट्रक में सामान को लोड करते करते
शाम के लगभग 6:30 बज चुके थे और 6:30 बजाने के बाद भी लगभग आधे घंटे का टाइम और लग जाता है, क्योंकि उस आधे घंटे के टाइम में उन्होंने मुझे रास्ते में ज़रूरत पड़ने वाले जितने भी कागजात थे वो सारे तैयार करके दिए थे, ताकि रास्ते में किसी पुलिस वगैरह का कोई चक्कर ना हो। अगर कोई पुलिस वाला बीच में रोक भी ले तो मैं उनको वो कागज़ दिखाकर आगे निकल सकूं। यानी कि अब कुल मिलाकर मैं वहां से उस सामान को लेकर शाम के 6:30 के आसपास में निकला था। और जैसा कि मैंने आप लोगों को कहानी में पहले बताया कि मुझे उस सामान को यूपी के बैजनाथ शहर के पास में मौजूद एक छोटे से चंद्रगढ़ में पहुंचना था, जहां पर वह फार्म हाउस बन रहा था। पर उस वक्त मुझे इस बात का भी अच्छी तरीके से पता था कि मुझे उस चंद्रगढ़ तक पहुंचते पहुंचते लगभग सुबह का वक्त ही हो जाएगा, क्योंकि रेवाड़ी से बैजनाथ शहर का जो सफर था वो लगभग 600 किलोमीटर का था और उस सफर को तय करने में मुझे आराम से 7 से 8 घंटे का समय लगा था। 8 घंटे के बीच का वक्त लगने वाला था और फिर उसके बाद बैजनाथ शहर से वो चंद्रगढ़ कितनी दूर था इसके बारे में भी मुझे बिल्कुल सटीक पता नहीं था। इसीलिए मैं यह मानकर चल रहा था कि मुझे वहां तक पहुंचते पहुंचते सुबह के 4 से 5 बजे का वक्त हो ही जाएगा। लेकिन जब मैं मेरे उस रिश्तेदार की दुकान से उस सारा फर्नीचर का सामान अपने ट्रक में लोड करवा कर निकलते टाइम थोड़ा वक्त अपने घर पर रुका, तो उस दिन मेरी बीवी मुझसे कहती हैं कि आज की रात आपने यह डिलीवरी लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब जैसे ही मेरी बीवी ने मुझसे यह बात कही तो मैं उससे पूछता हूं कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो। तो मेरे ऐसा कहने पर उसने मुझे कहा कि मुझे तो यह बात पहले ध्यान में नहीं थी, वरना मैं आपको सामान लौट करने के लिए जाने ही नहीं देती। जब उसने मुझसे ऐसा कहा तो मैं उससे पूछता हूं कि कौन सी बात। मेरे ऐसा पूछने पर वह मुझे बताती हैं कि आपके जाने के बाद मुझे याद आया कि आज तो अमावस की रात है और आज की रात ही आप पहली बार इतना लंबा सफ़र तय करने जा रहे हो। आज से पहले आपने कभी भी हमारे इस ट्रक से इतना लंबा सफ़र तय नहीं किया है। मुझे तो डर है कि कहीं रास्ते में आपके साथ कुछ हो ना जाए। अब जैसे ही मेरी बीवी ने मुझसे यह बात कही तो उसकी यह बात सुनकर मैं ठहाके मारकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता हूँ और उसे कहता हूँ कि अरे मैं कोई आज पहली बार थोड़ी ट्रक चला रहा हूँ। मुझे तो ट्रक चलाते हुए वैसे ही काफ़ी लंबा टाइम हो गया है, तुम फालतू में ही डर रही हो। अब जब मेरी बीवी ने मेरे मुंह से इस तरीके से हंसते हुए यह सब बातें सुनी तो वह मुझसे कहती हैं कि यह सब बातें हंसने की नहीं है। मैंने सुना है कि आज की रात यह जितने भी भूत प्रेत चुड़ैल डायन इस तरह की शैतानी शक्तियां होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती हैं और आप आज जा भी एक अनजान रास्ते पर रहे हो जिसके बारे में आपको कुछ पता भी नहीं है। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूं कि रास्ते में अगर कोई गलती से भी आपसे लिफ्ट मांगने की या कुछ मदद मांगने की कोशिश करें तो आप उसकी मदद करें, बिना ही चुपचाप वहां से आगे निकल जाना, क्योंकि अक्सर सुनसान रास्तों पर छलावे घूमते हैं जो किसी साधारण इंसान का रूप लेकर ही किसी इंसान को अपना शिकार बनाते हैं। आप तो रेवाड़ी के रहने वाले हो, लेकिन मैंने अपना बचपन एक चंद्रगढ़ में गुजारा है और आज की रात हमारे चंद्रगढ़ में कयामत की रात होती थी। कोई भी दिन ढलने के बाद अपने घर से बाहर निकलने की गलती नहीं करता था। अब मेरी बीवी के मुंह से यह सब बातें सुनकर मैं उससे कहता हूं कि अरे यार, तुम रेवाड़ी में रहकर भी बिल्कुल नहीं बदली हो, अब भी तुम अपने उन्हीं पुराने ख्यालातों में जी रही हो उसे। ऐसा कहकर और उसके हाथ से उसने मेरे लिए जो टिफिन बनाया था वह टिफिन लेकर मैं अपने ट्रक की ड्राइविंग सीट पर बैठता हूं और वहां से अपने ट्रक को स्टार्ट करके निकल जाता हूं। लेकिन जाते वक्त भी मेरी बीवी ने मुझे फिर से कहा था कि मैंने जो भी बातें कही हैं उनका ध्यान रखना। लेकिन जब वह मुझसे ऐसी बातें कह रही थी तो मैं लास्ट में थोड़ा उसके ऊपर गुस्सा करते हुए उसे कहता हूं कि हाँ ठीक है ठीक है। उसे ऐसा कहकर मैं गुस्से में थोड़ा अजीब सा मुंह बनाते हुए वहां से निकल जाता हूं और ऐसा शायद लगभग सभी लोगों के साथ ही होता होगा कि जो भी इंसान अपनी ज़रूरत से ज़्यादा कद्र करता है उसकी हमारी नज़रों में उतनी कदर नहीं रहती। अब उस दिन मैं अपने घर से वह टिफ़िन लेकर शाम के लगभग 7:30 के आसपास में रवाना हो गया था और अब मैं बिल्कुल नॉन स्टॉप चलने वाला था।
क्योंकि रात का जो खाना था वो तो मेरी बीवी ने मुझे टिफिन बनाकर दे दिया था। तो ऐसे में मुझे कहीं बीच रास्ते में रुककर किसी ढाबे पर खाना खाने की भी जरूरत नहीं थी। यही बात सोचकर मैं अब हाईवे पर चढ़ने के बाद अपने ट्रक को फुल स्पीड में चला रहा था। लेकिन यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं कि उस वक्त मेरे ट्रक में पीछे की तरफ जो सामान रखा हुआ था उसमें लकड़ी के फर्नीचर के साथ साथ ही कुछ थोड़ा बहुत शीशा भी था, जो कि उस फार्म हाउस में लकड़ी के अंदर लगने के ही काम आने वाला था। यानी कि कुल मिलाकर उस वक्त मेरे ट्रक के अंदर पीछे की तरफ ट्रक के जो दोनों साइड के पलड़े थे उसके बिल्कुल सटाकर ही वह सारी चीजें रखी हुई थी, जिसकी वजह से बीच वाली जो जगह थी वो बिल्कुल खाली थी। और उसी तरह से उस सामान को लेकर अब मैं लगातार नॉनस्टॉप चलता जा रहा था। रात के लगभग 2 से 2 बजे तक मैं करीब करीब बैजनाथ शहर के पास में पहुंचने ही वाला था। अब रात के वक्त वैसे ही हाईवे थोड़े खाली रहते हैं, इसी वजह से मैं फुल स्पीड में चलने के कारण उतने वक्त में वहां तक पहुंच गया था। लेकिन फिर बैजनाथ शहर तक पहुंचते पहुंचते ही मुझे याद आया कि अरे मेरी बीवी ने मुझे जो खाने का टिफिन दिया था मैंने तो उस खाने को खाया ही नहीं। लेकिन तब तक मैं बैजनाथ शहर में एक ऐसी जगह पर पहुंच गया था जहां पर मैं अपने ट्रक को ज्यादा देर तक रोक नहीं सकता था, क्योंकि वहां पर ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े हुए थे और वह लोग मुझे वहां ट्रक नहीं रोकने देते। इसी वजह से मैं सोचता हूं कि थोड़ा दूर आगे शहर से बाहर निकलने के बाद मैं अपना टिफिन खा लूंगा। और उस वक्त मुझे जिस चंद्रगढ़ का नाम पता बताया गया था, मैं रास्ते में मिलने वाले लोगों से उस चंद्रगढ़ का नाम पता पूछते पूछते हाईवे के बगल में से निकलने वाली एक सड़क पर आगे जाकर एक कच्चे रास्ते पर उतर गया था। और अब वो कच्चा रास्ता बड़े बड़े खेतों के बीच से होकर आगे की तरफ जा रहा था। लेकिन अब उस रास्ते पर कभी थोड़ी कच्ची तो कभी पक्की बनी हुई सड़क आती जा रही थी और मैं बिल्कुल धीमी रफ्तार में अपने ट्रक को चलाते हुए उस सड़क से गुजर रहा था, क्योंकि मुझे इस बात का अच्छी तरीके से पता था कि मेरे ट्रक में पीछे की तरफ लकड़ी के सामान के साथ साथ शीशा भी रखा हुआ है। तो अगर मैंने गलती से भी ट्रक को जरूरत से ज्यादा झटका दे दिया या फिर किसी गड्ढे में मेरा टायर लग गया तो शायद वो शीशा टूट सकता है। और इसी बात का खास ध्यान रखने के लिए मुझे उस दुकान वाले ने साफ साफ कहा था। इसीलिए अब मैं बड़े ही आराम से चल रहा था। लेकिन अब पता नहीं क्यों बैजनाथ शहर से निकलकर जैसे ही मैं उस चंद्रगढ़ वाली सड़क पर आया तो वहां आते ही मेरे पेट में काफी तेज चूहे कूदने लगे थे, यानी कि मुझे बहुत तेज भूख लगने लगी थी। इसी वजह से मैं सोचता हूं कि आगे इसी सड़क पर अपने ट्रक को रोक कर खाना खा लेता हूं। लेकिन उस वक्त उस सड़क को देखकर मेरा कहीं पर भी ट्रक रोकने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि दिखने में वह सड़क इतनी ज्यादा सुनसान थी कि वहां दूर दूर तक इंसान तो क्या बल्कि मेरे अलावा किसी दूसरे इंसान का नामो निशान भी नहीं था। और ना ही वहां पर कोई दुकान या फिर कुछ ऐसा मुझे दिखाई दे रहा था जहां पर मैं अपने ट्रक को रोक कर खाना खा सकूं। लेकिन फिर उस कच्ची सड़क को पार करने के बाद मैं वापस से एक पक्की सड़क पर पहुंच जाता हूं। लेकिन अब सड़क भले ही पक्की आ गई थी, लेकिन जो आसपास का माहौल था वो पहले से और भी ज्यादा सुनसान हो गया था। और उस सड़क पर चलते चलते एक जगह पर जाकर मुझे सड़क के बगल में एक बड़ा सा पीपल का पेड़ और उसके बगल में एक पुरानी बंद पड़ी हुई जर्जर बिल्डिंग दिखाई देती है, जो कि सिर्फ एक मंजिला ही थी। उस जगह को देखकर मुझे लगा कि शायद मैं यहाँ पर अपने ट्रक को रोककर थोड़ी देर खाना खा सकता हूँ। यही बात सोचते हुए मैं अपने ट्रक को उस पीपल के पेड़ के नीचे ले जाकर खड़ा कर देता हूँ और उसके बाद अपनी केबिन में ही सीट के ऊपर थोड़ा सुस्ताने लगता हूँ। फिर मैंने अपनी पानी की बोतल उठाई और साइड वाली खिड़की का शीशा थोड़ा नीचा करके मैंने वहीं से अपने हाथ धोए और उसके बाद खाना खाने बैठ गया। लेकिन उस वक्त मैं केबिन के अंदर बैठा बैठा ही खाना खा रहा था और जिस खिड़की के शीशे को नीचा करके मैंने बाहर की तरफ हाथ धोए थे, वह शीशा अब भी उतना ही नीचे था और मेरा ध्यान खाने में लगा हुआ था। अभी मैं खाना खा ही रहा था कि तभी खाना खाते खाते ही मुझे अचानक से किसी की सिसक सिसक कर रोने की आवाज सुनाई देती है और वह आवाज मेरे बिल्कुल काफी करीब से आ रही थी। उस आवाज को सुनते ही सामने की तरफ सीट पर मेरा जो मोबाइल रखा हुआ था, मेरा ध्यान उस मोबाइल की तरफ जाता है
क्योंकि उस वक्त मैंने सोचा कि शायद कहीं मैंने गलती से कुछ यूट्यूब पर या फिर और कुछ तो चालू नहीं कर दिया है जिसकी वजह से मुझे ये ऐसी आवाज़ सुनाई दे रही है। लेकिन फिर जब मैंने अपने मोबाइल को उठाकर देखा तो उस वक्त उसमें तो कुछ भी नहीं चल रहा था और उसका तो नेट भी ऑफ था। पर जब ये चीज़ देखने के लिए मैंने अपना मोबाइल उठाया था तो मुझे पता चला कि उस वक्त रात के 3 बजे बजने में सिर्फ 15 मिनट ही बचे हुए थे। और वैसे टाइम पर अमावस्या की रात को मैं एक पीपल के पेड़ के नीचे एक पुरानी बंद पड़ी हुई जर्जर बिल्डिंग के बगल में अपने ट्रक के अंदर बैठा बैठा खाना खा रहा था। और ठीक उसी टाइम पर मुझे कहीं से किसी की सिसक सिसक कर रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अब शुरू में तो मैंने उस आवाज़ को नज़रअंदाज किया, लेकिन जैसे ही उस आवाज़ को नज़रअंदाज करके मैंने दूसरा निवाला लिया तो उस दूसरे निवाले को लेने के साथ ही अब मुझे ठीक वैसी ही आवाज़ फिर से सुनाई देती है। लेकिन इस बार वो आवाज़ किसी एक शख्स की नहीं थी, बल्कि इस बार उस आवाज़ को सुनकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई 2 लोग एक साथ उस तरीके से सिसकियां मार मार कर रो रहे हैं। पहले तो मुझे वो आवाज़ कुछ ज़रूरत से ज़्यादा अजीब लगी, लेकिन फिर जब मैंने उस टाइम को देखा तो टाइम को देखने के बाद मैं मेरे मन ही मन में सोचता हूँ कि भला इतनी रात को इस सुनसान जगह पर कौन रो रहा होगा। पर तभी जैसे ही मैंने तीसरा निवाला लिया तो उस तीसरे निवाले को लेने के साथ ही मेरे ट्रक के बिल्कुल ठीक सामने वो जो उस जर्जर बिल्डिंग का गेट था उसके ऊपर लगा हुआ ट्यूबलाइट अपने आप ही झपझपाहट करके जल गया था, जबकि वो इतने टाइम से तो बंद पड़ा हुआ था। अब जैसे ही वह ट्यूबलाइट जली और वहां पर उसकी रोशनी हुई तो मुझे सामने का कुछ थोड़ा बहुत दिखाई देता है। साथ ही जब उस ट्यूबलाइट की रोशनी उस गेट के ऊपर लगे हुए बोर्ड पर पड़ी तो मुझे दिखाई दिया कि उस बोर्ड पर किसी अस्पताल का नाम लिखा हुआ था। उस अस्पताल के नाम को देखकर मुझे अंदाजा हुआ कि शायद यह कोई पुराना बंद पड़ा हुआ अस्पताल है। पर तभी अचानक से ही मुझे उस अस्पताल के गेट के बिल्कुल अंदर से वो आवाज़ काफ़ी तेज़ी से सुनाई देने लगी थी। और अभी तक जो कोई सिर्फ सिसकियां मार मार कर रो रहा था वो अब काफ़ी तेज़ी से रोने लगा था, जैसे कि उसको किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख है और वह उस दुख की वजह से रो रहा है। अब जैसे ही यह चीज़ हुई तो उस चीज़ की वजह से मैं खाना भी नहीं खा पाता हूँ और बीच में ही अपने खाने को छोड़कर ट्रक का फाटक खोलकर मैं अभी नीचे उतरने ही वाला था कि तभी मेरे दिमाग में मेरी बीवी ने घर से निकलते वक्त मुझे जो भी बातें कही थीं वह सभी बातें याद आती हैं। और उन बातों की याद आते ही मैं एक बार फिर से अपने ट्रक के फाटक को बंद करके सीट पर बैठा बैठा कुछ सोचने लगता हूं कि कहीं मेरी बीवी ने मुझसे जो कुछ कहा था वैसा ही तो यहां पर कुछ नहीं है। अभी मैं ऐसा सोच ही रहा था कि तभी फिर से वो दर्द भरी हुई करहाते हुए रोने की आवाज मुझे सुनाई देती है। और इस बार उस आवाज को सुनकर मैं सोचता हूं कि अरे यार, यह सब भूत प्रेत कुछ नहीं होता है। हो सकता है सच में ही यहां पर किसी को मदद की जरूरत हो और इतनी रात को कोई उसकी मदद करने वाला ना हो तो एक बार नीचे उतरकर देखने में क्या जाता है। यही बात सोचते हुए मैं फाटक खोलकर मेरे ट्रक से नीचे उतरता हूं। उस वक्त जब मैं अपने ट्रक से नीचे उतरा था तो मैंने मेरा खाना भी सीट पर बिल्कुल वैसे बीच में ही छोड़ दिया था और नीचे उतरने के बाद मैंने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट चालू कर ली थी। अब मैं उस फ्लैशलाइट के सहारे ही अपने ट्रक से उस अस्पताल के गेट की तरफ जाने लगा था। उस वक्त उस अस्पताल के गेट के और मेरे ट्रक के बीच में मुश्किल से 10 से 12 कदमों का ही फासला होगा। लेकिन जैसे ही मैं अपने ट्रक केबिन से उतरकर आगे की तरफ चलने लगा तो मुझे नीचे की तरफ से उस पीपल के पेड़ के पत्तों के टूटने की आवाज़ सुनाई देती है, क्योंकि उस वक्त वहां पर नीचे की तरफ काफ़ी सारे पीपल के टूटे हुए पत्ते पड़े थे और मैं उन्हीं पत्तों के ऊपर चलता जा रहा था। लेकिन जब मैं उन पत्तों के ऊपर से होकर जा रहा था तो आसपास के इलाके में फैले हुए सन्नाटे को उन पत्तों के टूटने की आवाज़ चीरती जा रही थी। पर तभी मुश्किल से 10 से 12 कदम चलते ही मैं उस अस्पताल के गेट के बिल्कुल ठीक सामने पहुंच जाता हूं। अब जैसे ही मैं उस गेट के सामने पहुंचता हूं तो मेरे वहां पहुंचते ही वह जो ट्यूबलाइट थी वो फिर से अजीब तरीके से झपझपाहट करने लगती है और लगभग 10 से 15 सेकंड तक झपझप करने के बाद वो बंद हो जाती है। अब जैसे ही वह ट्यूबलाइट बंद हुई और वहां पर बिल्कुल पूरी तरीके से अंधेरा पसरा
तो मुझे मन ही मन में थोड़ा हल्का हल्का डर लगने लगता है और मेरी सांसें धीरे धीरे तेज होने लगी थी, क्योंकि मैं शुरू से ही एक बीपी का पेशेंट था। और जब कभी भी मैं किसी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा सोच लेता था या फिर मुझे अपनी आंखों के सामने कुछ ऐसा दिखाई दे जाता था जो मेरे लिए नॉर्मल नहीं होता था, तो फिर धीरे धीरे अपने आप ही मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता था, जिसकी वजह से मैं ज़ोर ज़ोर से सांसें लेने करने लगता था। अब ठीक वैसी ही हालत उस वक्त भी हो गई थी, क्योंकि उस वक्त मेरी आंखों के सामने एक पुरानी जर्जर पड़ी हुई बिल्डिंग थी जिसका हर एक हिस्सा पूरी तरीके से डैमेज हो चुका था। लेकिन उस गेट के बाहर सड़क के ऊपर खड़े खड़े ही देखने पर मुझे दिखाई देता है कि सामने की तरफ जो अंदर वाला गेट था और उस गेट के बगल में जो पर्ची काटने वाली खिड़की थी, उस खिड़की के अंदर अब भी लाइट जली हुई थी, जैसे कि कोई वहां पर आज भी मरीज की पर्ची काटने के लिए मौजूद हो। इसके साथ ही उस अस्पताल का जो अंदर वाला गेट था, उसके ऊपर एक बड़ा सा लोहे का शटर वाला गेट लगा हुआ था, यानी कि ऐसा शटर जिसके अंदर से अपन आर पार देख सकते हैं। तो अब मुझे उस बंद पड़े हुए शटर के अंदर से ही उस अस्पताल के गलियारे में से एक तरफ से दूसरी तरफ एक डॉक्टर की तरह का ही कोई सफेद कुर्ता पहना हुआ एक व्हील चेयर को धक्का देते हुए एक तरफ से दूसरी तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। और उस वक्त उस व्हील चेयर के ऊपर कोई बैठा हुआ भी था जिसका चेहरा पूरी तरीके से एक सफेद कपड़े से ढका हुआ था। उस चीज को देखकर मैं मेरे मन ही मन में वहां पर खड़ा खड़ा सोचता हूं कि जब इस अस्पताल में डॉक्टर और मरीज हैं तो फिर इसकी हालत इतनी ज्यादा खस्ता क्यों हो रखी है, कोई इसकी मरम्मत क्यों नहीं करवाता। इसके अलावा वहां पर उस पीपल के जो सूखे हुए पत्ते थे वो चारों तरफ काफी ज्यादा फैले हुए थे। उन सब चीजों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे यहां पर पिछले कई सालों से किसी ने झाड़ू ही ना लगाई हो। पर उस वक्त मुझे तो अपनी आंखों के सामने उस अस्पताल के अंदर पर्ची काटने वाली खिड़की की लाइट भी जलती हुई दिखाई दे रही थी, साथ ही डॉक्टर और मरीज भी दिखाई दे रहे थे। और अभी यह सब चीजें देखते देखते ही जिस तरफ वह डॉक्टर उस मरीज को उस व्हीलचेयर के ऊपर लेकर गया था, उसी तरफ एक नर्स भी अपने हाथ में कुछ सामान लेकर जाती हुई मुझे दिखाई देती है। अभी वह नर्स मुझे अपनी आंखों के सामने उस गलियारे से एक तरफ से दूसरी तरफ जाती हुई दिखाई दे ही रही थी कि तभी चलते चलते ही उस नर्स के कदम रुक जाते हैं और वह वहां पर रुककर अपनी गर्दन को घुमाकर मेरी तरफ देखती है। लेकिन जिस वक्त वह अपनी गर्दन को घुमाकर मेरी तरफ देखती है, उस वक्त उसने अपनी गर्दन को इतनी तेजी से, यानी कि किसी बिजली की रफ्तार के साथ बिल्कुल झटके से मेरी तरफ घुमा कर देखा था कि जैसे वह कोई इंसान नहीं बल्कि कोई मशीन या फिर कुछ और ही हो। और फिर मेरी तरफ उस तरीके से लगभग 3 से 4 सेकंड तक देखने के बाद उसके होठों पर एक अलग सी मुस्कान आती है और वह उसी तरीके से मुस्कुराते हुए फिर आगे की तरफ निकल जाती है। अभी मैं वहां पर खड़ा खड़ा यह सब कुछ देख ही रहा था कि तभी मुझे फिर से बिल्कुल वैसी ही किसी की कराह कर रोने की आवाज सुनाई देती है। लेकिन अब मुझे यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह आवाज आ कहां से रही है। पर तभी गौर से सुनने पर मुझे समझ में आता है कि वह आवाज उस अस्पताल का वह जो बड़ा सा गेट था, जिस गेट के बिल्कुल ठीक सामने अभी मैं सड़क पर खड़ा हुआ था, वो उस गेट के बिल्कुल अंदर की तरफ से आ रही थी। यानी कि मैं आप लोगों को बता दूं कि उस वक्त उस जर्जर पड़े हुए अस्पताल के बाहर जहां मैं खड़ा हुआ था, वह उस अस्पताल का बड़ा वाला गेट था जो सड़क के बिल्कुल पास में था। और उससे आगे थोड़ा दूर लगभग 10 से 20 कदम चलने के बाद एक दूसरा गेट और था जिसके ऊपर वो लोहे का शटर लगा हुआ था और उसी लोहे के शटर के बगल में वो पर्ची काटने वाली खिड़की बनी हुई थी। लेकिन अब जैसे ही मुझे महसूस हुआ कि वह कराह कर रोने की आवाज उस बड़े वाले गेट के बिल्कुल अंदर की तरफ से आ रही है, तो मैं धीरे धीरे अपने कदमों को अब उस अस्पताल के गेट की तरफ बढ़ाता हूं। लेकिन जैसे ही मैंने अपने कदमों को उस गेट की दहलीज की तरफ बढ़ाना शुरू किया, तो अभी वह जो 2 लोगों की रोने की आवाज आ रही थी, उनमें से अचानक से ही एक आवाज ऐसी आती है कि जैसे कोई मेरे को उस गेट की तरफ बढ़ता हुआ देखकर मन ही मन में काफी ज्यादा खुश हो गया हो, क्योंकि उस वक्त रोते रोते ही अचानक से उनमें से एक की हंसने की आवाज आई थी,
जैसे कि कोई छोटा बच्चा रो रहा हो और अपना उसको उसकी मनपसंद की कोई चीज या फिर उसको कोई खिलौना दे दे, तो वह रोते रोते ही अचानक से खिलखिलाकर हंसने लगता है। ठीक वैसे ही आवाज मुझे उस वक्त सुनाई दी थी। एक पल के लिए तो उस आवाज को सुनते ही मेरे कदम वहीं की वहीं रुक गए थे, लेकिन फिर भी मैं वापस से अपने कदमों को उस गेट की तरफ बढ़ाता हूं और लगभग 5 से 7 कदम चलते ही मैं उस गेट के अंदर पहुंच चुका था। जैसे ही मैं उस गेट के अंदर पहुंचा तो मुझे दिखाई दिया कि उस गेट के बिल्कुल बगल में अंदर की तरफ दीवार के पीछे एक औरत बैठी हुई है। पर वो औरत उस वक्त वहां पर अकेली नहीं थी, बल्कि उसके साथ में एक लड़की भी थी और वह दोनों किसी तीसरे शख्स के पास में बैठी बैठी उस तरीके से रो रही थी। लेकिन वह जो तीसरा शख्स था, उसको देखकर मुझे यह बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वह उन दोनों की तरह जिंदा हालत में है, क्योंकि उस वक्त वह नीचे फर्श के ऊपर बिल्कुल लेटा हुआ था और उसके ऊपर सिर से लेकर पैरों तक एक सफेद कपड़ा ढला हुआ था। उस चीज को देखकर मैं समझ गया कि शायद यह जो कोई भी है यह मर चुका है और यह दोनों अब इसके मरने की वजह से ही रो रही हैं। अब एक पल के लिए तो यह बात पता चलते ही मेरा मन हुआ कि शायद यह मर गया है, इसी वजह से यह दोनों रो रही हैं, तो मेरा यहां पर कुछ काम नहीं है। यही सोचते हुए मैं वहां से वापस बाहर की तरफ निकलने लगता हूं, लेकिन तभी वो जो औरत थी वो मेरी तरफ देखकर ही रोने ली थी और उसको मेरी तरफ देखकर रोता हुआ जब मैंने देखा तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं उससे यह पूछ ही लेता हूं कि अरे बहन जी, क्या हुआ? आप इस तरीके से क्यों रो रही हो? जबकि मैं यह बात जानता था कि शायद वह उस शख्स के मरने की वजह से ही रो रही हैं। तो अब मेरे ऐसा पूछते ही वह औरत रोते रोते ही उस लाश के बगल से खड़ी होकर चलते हुए मेरी तरफ आती है और फिर मुझसे कहती हैं कि भाई साहब, मेरा बेटा मर गया है और इसको मरे हुए लगभग 3 से 4 घंटे का टाइम हो गया है, लेकिन हम लोगों को यहाँ से इसकी लाश को ले जाने के लिए कोई भी एम्बुलेंस या फिर कोई दूसरा साधन नहीं मिल रहा है, क्योंकि एम्बुलेंस तो इस अस्पताल में पिछले काफ़ी लंबे टाइम से ही खराब पड़ी हुई है और ना ही उस खराब एम्बुलेंस को किसी तरह से जुगाड़ करके चलाने वाला कोई ड्राइवर है। अस्पताल वाले यही कह रहे हैं कि लाश को तुम लोगों को ही ठिकाने लगाना पड़ेगा। अब जैसे ही उस औरत ने यह शब्द काम में लिए कि ठिकाने लगाना पड़ेगा, तो मैं उसकी बात को बीच में काटते हुए उससे कहता हूं कि क्या कहा तुमने? ठिकाने लगाना पड़ेगा मतलब? तो मेरे मुंह से यह बात सुनते ही वह औरत मुझसे कहती है कि अरे, मेरे कहने का मतलब है कि यह लोग हम लोगों से यह कह रहे हैं कि तुम लोगों को अपने स्तर पर ही लाश को अपने घर तक लेकर जाना पड़ेगा। हम लोगों के पास लाश को घर तक भिजवाने का कोई भी साधन नहीं है मुझसे। इतना कहकर वह अपनी गर्दन को उस गेट से थोड़ा सा बाहर की तरफ झुकाते हुए कहती हैं कि लगता है आप यहां पर अपनी कोई गाड़ी लेकर आए हैं, तो अगर आप मेरे बेटे की लाश को थोड़ा आगे आने वाले चंद्रगढ़ तक छोड़ देंगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी मुझसे। ऐसा कहकर वह औरत मेरे सामने काफी ज्यादा गिड़गिड़ाने लगी थी। अब एक मां को अपने बेटे की मौत के बाद उसकी लाश को अपने घर तक ले जाने के लिए जब मैं उस तरीके से गिड़गिड़ाते हुए देख रहा था तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं उससे कहता हूं कि ठीक है, मैं तुम्हारे बेटे की लाश को तुम्हारे घर तक छोड़ दूंगा। हालांकि मैंने उससे यह बात कह तो दी थी, लेकिन उसे बात कहते ही मैं मेरे मन ही मन में सोच रहा था कि यार, आज तक मैंने कभी भी मेरे ट्रक के अंदर किसी की कोई लाश नहीं रखी है, तो कहीं इस चीज की वजह से आगे चलकर मेरे साथ कुछ हो तो नहीं जाएगा। अब यह सब बातें मैं इस वजह से सोच रहा था क्योंकि मुझे बीच बीच में मेरी बीवी की कही हुई बातें याद आ जाती थी, लेकिन फिर से मेरा खुद का मन मेरी बीवी की कही हुई बातों के ऊपर हावी हो जाता था और मैं सोच लेता था कि अरे यार, ऐसा कुछ नहीं होगा, बेचारी कितने टाइम से यहां पर बैठी बैठी रो रही है, तो उसको मदद की जरूरत है, अपन मदद कर देते हैं। हो सकता है कभी अपने साथ भी कहीं रास्ते में कुछ गड़बड़ हो जाए, तो आज अगर अपन इन लोगों की मदद करेंगे तो कल को भगवान वहां पर अपनी मदद के लिए भी जरूर किसी न किसी को भेजेगा। यही बात सोचते हुए मैं उस औरत से कहता हूं कि तुम जल्दी करो, मैं ज्यादा देर तक यहां पर नहीं रुक सकता क्योंकि मुझे आगे सामान पहुंचाना है।
अब जैसे ही मैंने यह बात कही तो वह दोनों उस लड़के की लाश को उठाने की कोशिश करती हैं, लेकिन एक तरफ से वह जो लड़की उस लड़के के लाश को उठा रही थी वह ठीक तरीके से उसको उठा नहीं पा रही थी। अब उस चीज को देखकर मैं कहता हूं कि अरे तुम रहने दो, मैं उठा लेता हूं उससे। ऐसा कहकर मैं खुद ही उस लड़के के कंधों की तरफ जाकर उसकी लाश को उठा लेता हूं। साथ ही वह औरत जो उसकी मां थी, उसने उसके पैरों को पकड़ रखा था। अभी मैं उस लड़के की लाश को उसके कंधों के बल पकड़कर मेरे ट्रक की तरफ ला ही रहा था कि तभी जब मैं उन पीपल के सूखे पड़े हुए पत्तों के ऊपर चलते हुए उस लाश को अपने ट्रक के पीछे वाले हिस्से की तरफ उस औरत के साथ लेकर जा रहा था, तो तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उस लाश के ऊपर वो जो सफ़ेद कपड़ा ढला हुआ है, उसके अंदर से मुझे एक ऐसी आवाज़ सुनाई दी है जैसे कि वो एक अजीब सी सिसकारी मार रहा हो या फिर कोई हल्की सी हंसने की आवाज़ आई हो। अभी मुझे वह आवाज़ आई ही थी कि तभी पीछे की तरफ से उस औरत ने उसके पैरों को जहाँ से पकड़ रखा था वह वहाँ से उसको छोड़ देती है, जिसकी वजह से वह लाश बीच में ही लटक गई थी। लेकिन तभी वह फिर से किसी तरीके से कोशिश करते हुए उसको वापस उठा लेती है। पर इस चीज की वजह से मेरा उस बात के ऊपर से ध्यान हट गया था कि अभी मुझे इस लाश के अंदर से हंसने की या फिर किसी तरीके की हल्की सी शिकारी मारने की आवाज सुनाई दी है। अब मैं उस लाश को पीछे की तरफ मेरे ट्रक में बीच में जो थोड़ी बहुत जगह थी वहां पर रखवा देता हूं। वहां पर उस लाश को रखवाने के बाद मैं कहता हूं कि आप दोनों आगे आकर मेरे साथ केबिन में बैठ जाओ। तो मेरे ऐसा कहते ही वो औरत मुझसे कहती है कि नहीं, तुम ऐसा करो कि तुम मेरी बेटी को अपने साथ केबिन में बिठा लो। मैं पीछे की तरफ अपने बेटे की लाश के साथ ही बैठूंगी। अब जैसे ही उस औरत ने मुझसे यह बात कही तो मैं उसे कहता हूं कि ठीक है, आप पीछे की तरफ बैठ जाओ। उसे ऐसा कहने के बाद मैं उस लड़की को आगे की तरफ बैठाने के लिए जैसे ही मेरे केबिन की तरफ गया तो मुझे दिखाई दिया कि वहां पर वह लड़की कहीं है ही नहीं। पहले तो मुझे लगा कि यही कहीं अगल बगल में ही होगी। यही बात सोचकर मैं तो ड्राइविंग साइड से फाटक खोलकर केबिन के अंदर बैठ जाता हूं। और इससे पहले कि वह लड़की मेरे केबिन में आकर बैठती, मैंने वहां पर अपना जो खाने का टिफिन खोल रखा था, मैं उस टिफिन को वापस से बंद करके आगे डैशबोर्ड के ऊपर रख देता हूं और उसके बाद ड्राइविंग सीट पर बैठा बैठा उस लड़की के आने का इंतजार करने लगता हूं। लेकिन तभी मुझे दिखाई देता है कि वह लड़की अब उस अस्पताल के गेट पर खड़ी खड़ी लगातार एक तक मेरी तरफ ही देख रही थी। अब जब मैंने उस लड़की को वहां पर खड़े खड़े उस तरीके से मेरी तरफ देखते हुए देखा तो मैं थोड़ा सा अपनी खिड़की के शीशे को नीचा करके बाहर की तरफ गर्दन निकालकर जोर से आवाज लगाते हुए उससे कहता हूं कि अरे तुम वहां पर क्या कर रही हो, जल्दी से केबिन में आकर बैठो, मुझे आगे भी जाना है। अब जैसे ही मैंने उस लड़की से यह बात कही तो वह लड़की धीरे धीरे चलते हुए मेरे ट्रक केबिन की तरफ आने लगी थी। लेकिन जिस वक्त वह धीरे धीरे चलते हुए मेरे ट्रक केबिन की तरफ आ रही थी, उस वक्त वह लगातार एक तक मेरी तरफ ही देख रही थी। और जब वह उस तरीके से घूरते हुए मेरी तरफ देख रही थी तो वह मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब लग रही थी। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वह कोई नॉर्मल लड़की नहीं बल्कि कुछ अजीब ही है। लेकिन फिर भी मैं उन सब बातों के ऊपर उतना ध्यान नहीं देता हूं। और जैसे ही वह लड़की मेरे ट्रक के केबिन का फाटक खोलकर उसके अंदर आकर बैठती है तो मैं उसके बाद अपने ट्रक को स्टार्ट करके वहां से निकलने की कोशिश करता हूं। लेकिन जैसे ही वह लड़की मेरे ट्रक के केबिन के अंदर आकर बैठी और उसके बाद मैंने चाबी घुमाकर ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश की तो मेरा ट्रक स्टार्ट ही नहीं होता है। मैं बार बार चाबी को घुमा रहा था लेकिन ट्रक हर बार ही एक अजीब सी स्टार्ट होने की जैसी आवाज करके बंद हो रहा था, जबकि ऐसा आज से पहले कभी हुआ नहीं था। जब वह चीज हुई तो मैं मन ही मन में बार बार चाबी घुमाते हुए सोचता हूं कि बड़ी ही अजीब बात है, अभी कुछ दिनों पहले ही तो इसकी बैटरी चेंज करवाई थी, तो फिर इतना जल्दी बैटरी दिक्कत कैसे करने लग गई। अभी मैं ऐसा सोच ही रहा था कि तभी वह लड़की मेरी तरफ देखकर हंसते हुए कहती है कि क्या हुआ, ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा ना, यह होगा भी नहीं मुझसे। यह बात कहकर वो लड़की वहां पर अजीब तरीके से हल्की सी मुस्कुराहट के साथ हंसने लगी थी। उसके अंदर से अलग से ठिठकियां निकल रही थी, जैसे कि
वह जोर जोर से हंसना तो चाहती हो, लेकिन शायद किसी चीज की वजह से उसने अपनी हंसी रोक रखी हो। पर उस चीज को देखकर मैं सोचता हूं कि बड़ी ही अजीब लड़की है। पीछे की तरफ इसकी मां के साथ इसके भाई की लाश पड़ी हुई है और यह यहां पर इस तरीके से ट्रक स्टार्ट ना होने की वजह से हंस रही है। अभी यह सब चीजें हो ही रही थीं कि तभी मेरे फोन में एक अजीब सी टीन की आवाज आती है, और वह जो टीन की आवाज थी वह किसी और चीज की नहीं बल्कि मैसेज की आवाज थी। जैसे ही वह आवाज हुई तो मेरे फोन की स्क्रीन अपने आप ही चालू होती है और उसकी होम स्क्रीन के ऊपर मुझे एक मैसेज दिखाई देता है, और वह मैसेज किसी और का नहीं बल्कि मेरी बीवी का था, जिसमें उसने लिख रखा था कि पहुंच गए क्या? आज पता नहीं, मेरा मन बहुत ज्यादा बेचैन हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ बहुत गलत होने वाला है। पूरी रात हो गई लेकिन मुझे एक पल के लिए भी नींद नहीं आ रही। अब जैसे ही मैंने मेरी बीवी का वो इतना लंबा मैसेज देखा तो मैंने सोचा कि उसको ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे साथ कुछ गलत हो सकता है। अभी मैं अपने मोबाइल का मैसेज पढ़ ही रहा था कि तभी उस मैसेज को पढ़ते पढ़ते ही अचानक से मेरी नजर नीचे की तरफ जाती है, और जैसे ही मेरी नजर नीचे की तरफ जाती है तो मुझे उस लड़की के पैर दिखाई देते हैं। जब मैंने उन पैरों को देखा तो बस मैं उसके पैरों को देखता ही रह गया। अब यहां पर मेरी यह बात सुनकर आप लोग सोच रहे होंगे कि शायद उस वक्त मुझे उस लड़की के जो पैर थे वह उल्टे दिखाई दिए थे, जिसकी वजह से मुझे यह समझ में आ गया था कि शायद वह कोई चुड़ैल है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उस लड़की के पैर बिल्कुल साधारण इंसान की तरह सामने की तरफ ही थे, पर उस वक्त उसके जो पैर थे वो पूरी तरीके से सफेद थे, यानी कि जहां तक के भी उसके नीचे के पैर मुझे दिखाई दे रहे थे वो पूरे के पूरे पैर बिल्कुल इस तरीके के थे जैसे कि वहां पर उसके शरीर के अंदर खून की एक बूंद भी ना हो, क्योंकि जब इंसान के शरीर के अंदर से पूरा का पूरा खून खाली हो जाता है तो शायद इस वजह से उसका शरीर उस तरीके से अपने आप ही सफेद पड़ने लगता है। लेकिन उस वक्त उन सफेद पैरों के साथ साथ मुझे उसके अंदर पैरों की जो नसें थीं वह काली काली नसें पूरी की पूरी ऐसी की ऐसी ही दिखाई दे रही थीं। अब उसके उन अजीब से सफेद पैरों को देखकर मुझे काफी ज्यादा अजीब सा लगता है, और मैं मेरे मन ही मन में सोचता हूं कि बड़ी ही ताज्जुब की बात है। आज से पहले तो मैंने किसी के भी पैरों को इस तरीके का नहीं देखा था, लेकिन फिर मैं मेरे मन में यह भी सोच लेता हूं कि शायद इसको भी कुछ ना कुछ बीमारी होगी। यही बात सोचकर मैं अपने फोन को साइड में रखता हूं और एक बार फिर से अपने ट्रक को चाबी घुमाकर स्टार्ट करने की कोशिश करता हूं, और इस बार की कोशिश में मेरा ट्रक स्टार्ट हो गया था। अब जैसे ही ट्रक स्टार्ट हुआ तो फिर उसके बाद मैं अपने ट्रक को वहां से रवाना कर लेता हूं, लेकिन उस अस्पताल से थोड़ा सा आगे की तरफ निकलते ही सड़क इतनी ज्यादा उबड़ खाबड़ आ गई थी कि मैं अपने ट्रक को मुश्किल से 5 से 7 की स्पीड में ही चला पा रहा था। उस वक्त वो लड़की मेरे बगल में बैठी हुई थी, लेकिन वहां से निकलते ही वह लड़की अपने नाक को थोड़ा सा अजीब तरीके से ऊपर की तरफ चढ़ाकर सांस लेने लगी थी। जैसे ही वह उस तरीके से बार बार सांस लेने लगी तो इससे पहले कि मैं उससे कुछ पूछ पाता वह खुद ही मुझसे पूछ लेती है कि क्या तुम्हारे ट्रक के अंदर कुछ खाने की चीज रखी हुई है, कुछ मीठे का सामान है। अब जैसे ही उस लड़की ने मुझसे यह पूछा तो हाँ, मेरे पास खाने का टिफिन रखा हुआ है, अगर तुम्हें भूख लग रही है तो तुम थोड़ा बहुत खा सकती हो, ऐसा मैं उससे कहता। उससे पहले ही उस लड़की की खुद की नज़र मेरे टिफिन की तरफ चली जाती है और उस टिफिन को देखते ही वह मुझसे बिना पूछे ही मेरे टिफिन को उठाकर इतनी तेजी से उस टिफिन को खोलने लगती है कि जैसे वह पिछले कई सालों से भूखी हो और उसको कुछ खाने के लिए मिला ही ना हो, खासतौर पर कुछ मीठा, क्योंकि उस वक्त मेरे टिफिन के अंदर मेरी बीवी ने मेरे लिए खीर बनाकर डाली थी और उस खीर की वजह से ही शायद उसको उस तरीके की वो खुशबू आ रही थी। लेकिन अब जब उस लड़की ने खुद से ही मेरे टिफिन को उठा लिया था और वह उसको खोलकर खाने लगी तो मैंने उसको मना करना भी ठीक नहीं समझा। अब एक तरफ मैं उस टूटी फूटी सड़क के ऊपर 5 से 7 वाली स्पीड में ट्रक चला रहा था और दूसरी तरफ वो लड़की लपकलपक कर किसी भूखे भेड़िया की तरह मेरे टिफिन में मौजूद खाने को खा रही थी, और पीछे की तरफ वो जो औरत थी वो अपने बेटे की लाश के साथ बैठी हुई थी।
लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि उस वक्त मेरे पास जो ट्रक था, उस ट्रक में केबिन के और पीछे वाले हिस्से के बीच में एक खिड़की के जैसा कुछ बना हुआ था, जिसके ऊपर एक पारदर्शी कांच लगा हुआ था, जिस कांच के अंदर से पीछे वाला इंसान आगे का सब कुछ देख सकता था और केबिन में बैठा हुआ इंसान पीछे का सब कुछ देख सकता था। लेकिन शायद उस वक्त वहां पर उस ट्रक के अंदर इंसान तो सिर्फ एक ही था, और वह था मैं। बाकी का क्या था इसका? उस वक्त तक मुझे कुछ भी पता नहीं था, और ना ही मुझे यह पता था कि इस ट्रक में इस वक्त सिर्फ मैं एक अकेला ही इंसान हूं। बाकी का जो कुछ भी है वह इंसानों की दुनिया से कोसों दूर है। और इस बात का एहसास मुझे तब हुआ जब उस अस्पताल से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी तक उसी 5 से 7 वाली स्पीड में धीरे धीरे हिलते ढुलते अपने ट्रक को चलाने के बाद जैसे ही चलते चलते सामने वाले मिरर से मेरी नजर पीछे की खिड़की से होते हुए उस वक्त मेरे ट्रक में पीछे की तरफ जो कुछ भी हो रहा था उसके ऊपर जाती है। और जैसे ही मैं पीछे की तरफ देखता हूं तो पीछे की तरफ जो कुछ भी हो रहा था उसको देखकर मेरी हालत खराब हो गई थी, क्योंकि उस वक्त वह जो लाश थी, उस लाश के ऊपर से उस औरत ने उस सफेद कपड़े को हटा रखा था और वह पीछे बैठी बैठी उस लाश के साथ कुछ कर रही थी। लेकिन उस वक्त वो क्या कर रही थी ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वैसा कुछ भी मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी भी अपनी आंखों के सामने होता हुआ नहीं देखा था। दरअसल जैसे ही उस शीशे के अंदर से मुझे पीछे की खिड़की से होते हुए पीछे का दिखाई देने लगा तो मैं देखता हूं कि उस वक्त उस औरत के हाथों में 2 बड़ी बड़ी हड्डियां हैं और वह उन हड्डियों को हवा में ऊपर की तरफ उठाते हुए कुछ कर रही थी। लेकिन उस वक्त उन दोनों हड्डियों के बीच में एक नींबू के जैसा कुछ था, पर वो नींबू उन दोनों हड्डियों से बिल्कुल भी टच नहीं हो रखा था, बल्कि वह खुद से ही हवा में अपने आप ही ऊपर उठा हुआ था। वह दोनों हड्डियां जिस तरफ भी हिल रही थीं, वह नींबू भी उसी तरफ गोल गोल घूम रहा था। इसके साथ ही मैंने एक गड्ढे में टायर लगने पर थोड़ा झटका लगने के जैसा नाटक करते हुए जब अपनी गर्दन को हल्का सा नीचे की तरफ झुकाकर उस औरत के चेहरे की तरफ देखा तो उस औरत के चेहरे को देखते ही मेरी वहीं की वहीं फटकर विचित्र हो गई थी, क्योंकि 2 से 3 सेकंड के लिए जैसे ही मेरी नजर उस शीशे में उस औरत के चेहरे के ऊपर पड़ी तो उस औरत के चेहरे को देखते ही मेरे होश उड़ गए थे। उस वक्त उस औरत का जो चेहरा था, उस चेहरे की चमड़ी पूरी तरीके से गायब थी और उसके ऊपर एक सूखा हुआ मांस था, जिसके ऊपर से खून की टपकती हुई बूंदें लगातार उसके गले से बहकर नीचे की तरफ जा रही थी। और इसके अलावा उसके हाथ की जो उंगलियां थीं, उनके ऊपर काफी लंबे लंबे नाखून थे, जो कि उन हड्डियों के अंदर पूरी तरीके से धंसे हुए थे। अभी मैं नजरें चुराकर पीछे की तरफ देख ही रहा था कि तभी मेरे बगल में बैठी हुई वह लड़की खाना खाते खाते ही अचानक से रुक जाती है और अपने मुंह में एक निवाला लेकर मेरी तरफ अपनी आंखों से देखते हुए उसको बिना चबाए ही मुझसे कहती है कि इस तरीके से पीछे की तरफ क्या देख रहे हैं जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, वही सच है मुझसे। ऐसा कहकर वह लड़की वहां पर एक अजीब सी हंसी के साथ जोर जोर से हंसने लगी थी। उसको उस तरीके से हंसता हुआ देखकर मुझे समझ में आ गया था कि आज मेरे साथ यह जो दोनों औरतें बैठी हुई हैं, शायद यह कोई साधारण औरतें नहीं हैं। और ऊपर से मुझे ध्यान आता है कि घर से निकलते वक्त मेरी बीवी ने मुझसे कहा था कि आज अमावस की रात है और आज की रात अक्सर सुनसान रास्तों पर छलावे, भूत प्रेत, चुड़ैल, डायन, इस तरह की चीजें अपने शिकार की तलाश में घूमती हैं, जो कि कोई भी रूप लेकर किसी भी इंसान को भटका सकती है। अब एक बार फिर से मेरी बीवी की कही हुई वह बातें ध्यान में आते ही मैं समझ जाता हूं कि आज शायद जैसा उसने मुझसे कहा था बिल्कुल वैसा ही मेरे साथ यहां पर हो रहा है। लेकिन तभी हंसते हंसते ही उस लड़की के मुंह से एक अजीब सी खून की लार टपकने लगी थी और वह खून की लार टपक कर मेरी आंखों के सामने ही वो जो टिफिन के अंदर खीर का कटोरा था उसके अंदर गिर रही थी। लेकिन जैसे ही उसके खून की वो लार और उसकी बूंदें उस खीर के कटोरे के अंदर उस खीर में गिर रही थी तो उस खीर के अंदर गिरते ही उसमें से एक अजीब सा धुआं निकल रहा था, जैसे कि वह कोई खून नहीं बल्कि कोई एसिड यानी कि कोई तेजाब हो। उस चीज को देखते ही अब मुझे पक्का यकीन हो गया था कि इस वक्त मेरी आंखों के सामने यह जो कुछ भी हो रहा है यह बहुत ही भयानक है
और आज मैं एक ऐसी मुसीबत में फंस गया हूं जहां से शायद मैं जिंदा बचकर नहीं निकल पाऊंगा। अब जैसे ही मेरे सामने उस लड़की का वो रूप आया तो मैं इतना ज्यादा डर गया था कि धीरे धीरे मेरे शरीर ने काम करना ही बंद कर दिया था, जिसकी वजह से ना ही तो मेरा ट्रक के स्टीयरिंग के ऊपर कोई कंट्रोल था और ना ही एक्सीलेटर के ऊपर, जिसकी वजह से अब धीरे धीरे ट्रक की जो रफ्तार थी वह कम होने लगी थी और आगे जाकर ट्रक एक जगह पर रुक गया था। पर जैसे ही ट्रक उस जगह के ऊपर रुका तो मुझे पीछे की तरफ से उस औरत की जोर जोर से अजीब अजीब तरह के मंत्रों के बोलने की आवाज सुनाई देने लगी थी। उस आवाज को सुनकर मैं पीछे की तरफ देखना तो चाहता था, लेकिन अब मेरी आंखों के सामने वह जो लड़की बैठी हुई थी उसकी तरफ देखकर मेरी फिर से पीछे की तरफ देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि अब उस लड़की का हुलिया भी धीरे धीरे बदलने लगा था और उस बदलते हुए हुलिये के साथ साथ वो लड़की मेरे सामने एक बहुत ही भयानक हंसी में हंसने लगी थी। उसको उस तरीके से हंसता हुआ देखकर मेरा गला पूरी तरीके से सूख चुका था और मेरे माथे से पसीने की बूंदें टपकती हुए मेरे कान की कनपटी से होकर मेरे गले तक आ रही थी। लेकिन तभी उस लड़की के बगल से होते हुए जब मेरी नजरें बाहर तक पड़ती हैं तो मुझे दिखाई देता है कि उस वक्त मैं एक ऐसी जगह पर पहुंच चुका हूं जहां पर सड़क के बगल में एक श्मशान घाट है और उस वक्त मेरा वो जो ट्रक था वो अपने आप ही उस श्मशान घाट की दीवार के बगल में रुका गया था। अब जब मैंने वह चीज देखी तो मैंने यह बात सोच ली थी कि आज यही मेरी जिंदगी का अंतिम पल है और अब कुछ ही देर में शायद यह दोनों मुझे यहीं पर मारने वाली है। अभी मेरे बगल में बैठी बैठी वो लड़की जोर जोर से हंस ही रही थी कि तभी उसकी हंसी के बीच में ही अचानक से हनुमान चालीसा की आवाज गूंज उठती है और वो हनुमान चालीसा की आवाज कहीं और से नहीं बल्कि मेरे फोन के अंदर से ही आ रही थी, क्योंकि उस वक्त मेरे फोन के ऊपर मेरी बीवी का कॉल आ रहा था। पर जैसे ही वहां पर वो हनुमान चालीसा की आवाज गूंजने लगी तो अचानक से ही वह जो लड़की मेरे ट्रक केबिन के अंदर बैठी हुई थी वो अपने दोनों कानों के ऊपर अपने हाथ रखकर जोर जोर से कराने लगी थी और मेरी तरफ अपनी आंखों को फाड़ फाड़ कर देखते हुए अपनी गर्दन को नामे हिलाने लगी थी। अब मेरी बीवी के फोन को आता हुआ देखकर मैं उसको उठाना तो चाहता था, लेकिन उस वक्त मुझे यह भी समझ में आ गया था कि जैसे ही मैं इस कॉल को उठाऊंगा तो कॉल को उठाते ही यह जो हनुमान चालीसा की आवाज गूंज रही है यह आवाज आना बंद हो जाएगी और शायद जैसे ही हनुमान चालीसा की आवाज बंद होगी तो यह मुझे यही मौत के घाट उतार देगी। पर लगभग 15 से 20 सेकंड तक जब लगातार वह हनुमान चालीसा की आवाज एक रिंगटोन के रूप में मेरे ट्रक केबिन के अंदर घूमती रही तो फिर वह जो लड़की थी वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाई और वह एक अजीब से काले धुएं में बदलकर वहां से गायब हो गई थी। जैसे ही वह वहां से गायब हुई तो उसके लगभग 4 से 5 सेकंड बाद ही फोन कट जाता है और वो आवाज आना बंद हो जाती है। लेकिन जैसे ही फोन कटा तो मैंने तुरंत ही अपने फोन को उठाया और मैं खुद से उसमें हनुमान चालीसा चलाने की सोचता हूं, लेकिन उससे पहले ही फिर से मेरी बीवी का फोन आ जाता है और जैसे ही इस बार फोन आता है तो मैं फोन को उठा ही लेता हूं और हांफते हुए काफी घबराई हुई आवाज में उस वक्त जिस हालत में मैं था उस हालत के बारे में मेरी बीवी को बताता हूं। मेरे मुंह से वह बात सुनते ही मेरी बीवी मुझसे कहती है कि आपके ट्रक के अंदर डैशबोर्ड में मैंने एक लाल कपड़े के अंदर कुछ रख रखा है, आप जल्दी से उसको निकालो और अपने ट्रक केबिन के अंदर चारों तरफ बिखर दो। अब जैसे ही उसने मुझसे यह बात कही तो मैं थोड़ा झुककर बगल वाली सीट के सामने जो डैशबोर्ड था उसको खोलता हूं और उसमें से वह लाल कपड़े की छोटी सी पोटली निकालता हूं। जब मैंने उस पोटली को खोलकर देखा तो मुझे दिखाई दिया कि उसमें थोड़े बहुत गेहूं के दाने और कुछ राख के जैसा था। जब मैंने उस चीज को देखा तो उसको देखते ही जैसा मेरी बीवी मुझे फोन पर बता रही थी मैं उसको तुरंत अपने ट्रक केबिन में चारों तरफ बिखेर देता हूं। लेकिन अब केबिन में से तो वो लड़की गायब हो गई थी, पर पीछे की तरफ वह जो औरत थी वह अब भी अपनी उन सब चीजों के साथ साथ उस लाश को एक बड़े से चक्कू से पूरा सिर से लेकर पैरों तक बीच में से फाड़ चुकी थी और उस लाश को बीच में से फाड़ने के बाद वो उसके अंदर कुछ चीजें इस तरीके से डाल रही थी जैसे अपन किसी बैग के अंदर अपने कपड़े डालते हैं।
जब मैंने वो चीज देखी तो मैं हल्का सा मेरे केबिन के और पीछे की तरफ के बीच में वो जो खिड़की थी उस खिड़की के कांच को खिसकाता हूं और उसमें से ही वह गेहूं के दाने और वह जो कुछ भी था उसको पीछे की तरफ फेंक देता हूं। जैसे ही मैंने वो चीज पीछे की तरफ फेंकी तो उस लड़की की तरह वो औरत तो वहां से काले धुएं में बदलकर गायब नहीं होती है, लेकिन उन गेहूंों के दानों के पीछे की तरफ फेंकते ही वो वहां पर अजीब तरीके से जोर जोर से करहा कर रोने लगी थी। उस वक्त उसकी वो चीख आसपास के पूरे इलाके में गूंज गई थी, लेकिन उन गेहूं के दानों के उस लाश के ऊपर गिरते ही वह लाश वहां से गायब हो गई थी और अपने आप ही मेरे ट्रक के अंदर जहां पर वो लाश रखी हुई थी वहां पर छोटी छोटी आग की लपटें उठने लगी थीं और तभी देखते ही देखते वो औरत भी मेरे ट्रक केबिन से नीचे उतरकर दौड़ते हुए पीछे की तरफ अंधेरे में पता नहीं कहां गायब हो गई थी। लेकिन जब यह चीज करते ही मैंने फिर से सामने की तरफ देखा तो अब मुझे दिखाई दिया कि वह जो लड़की मेरे ट्रक केबिन के अंदर से काले धुएं में बदलकर गायब हुई थी, अब वह बिल्कुल मेरे सामने मेरे ट्रक के बिल्कुल 5 से 10 कदम की दूरी पर ही खड़ी हुई है। और अब उसका जो चेहरा है वह इतना ज्यादा डरावना हो चुका है कि उस वक्त उसके चेहरे को देखते ही मेरी हालत खराब हो गई थी। लेकिन तभी मेरी बीवी मुझसे कहती है कि वो कोई जिंदा इंसान नहीं है और वो अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम ऐसा करो कि ट्रक को चलाओ और उसके ऊपर से चढ़ाते हुए ही आगे की तरफ निकल जाओ। अब जब मेरी बीवी ने मुझसे ऐसा कहा तो मैं बिल्कुल वैसा ही करता हूं। लेकिन फिर लगभग 4 से 5 किलोमीटर का सफर और तय करने के बाद जब मैं उस फार्म हाउस पर पहुंचता हूं और वहां पहुंचने के बाद जब मैंने वहां के लोगों को मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में बताया तो वह लोग मुझसे कहते हैं कि शायद तुम बहुत गलत टाइम में आए थे, इसी वजह से उस अस्पताल के बगल से गुजरते वक्त तुम उन आत्माओं के चंगुल में फंस गए और आज तुम्हारे फंसने की सबसे बड़ी वजह शायद यह भी हो सकती है कि आज अमावस्या है और अमावस्या की रात को तो कोई भी उस अस्पताल की तरफ भूल कर भी जाने की गलती नहीं करता है। जब उन लोगों ने मुझसे ऐसी बातें कही तो मैं उन लोगों से उस अस्पताल के बारे में पूछता हूं तो मेरे पूछने पर वह लोग मुझे बताते हैं कि उस अस्पताल को बंद हुए ही लगभग 15 से 20 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी लोगों को उस अस्पताल के अंदर रात के वक्त कई बार डॉक्टर, मरीज, नर्स और बाकी की सारी चीजें ऐसी की ऐसी ही दिखाई देती हैं, क्योंकि लोगों का ऐसा मानना है कि आज से 15 साल पहले जब उस अस्पताल के अंदर आग लगी थी और उस आग के अंदर जितने भी मरीज, डॉक्टर, नर्स और बाकी के लोग जलकर मरे थे उनकी आत्माएं आज भी वहीं पर भटकती हैं। लेकिन वह औरत और लड़की कौन थी, इसके बारे में आज तक भी मुझे पता नहीं चल पाया है। क्या वह औरत उस अस्पताल के अंदर जलकर मरी हुई कोई भटकती हुई आत्मा थी या फिर वह उस लड़के की और लड़की की आत्मा को काबू में करने के लिए वहां पर आई थी? क्या वह कोई तांत्रिक थी या फिर कुछ और था? इसके बारे में आज तक भी मुझे समझ में नहीं आ पाया है। लेकिन फिर उसी रात उस फार्म हाउस के मालिक ने मुझसे कह दिया था कि आज के बाद तुम कभी भी रात के वक्त उस अस्पताल के बगल से सामान लेकर मत आना। हालांकि उसके बाद मैं उस अस्पताल के ठीक सामने से उसी रास्ते से बहुत बार उस चंद्रगढ़ में उस फार्म हाउस तक गया हूं, लेकिन कभी भी रात के वक्त नहीं गया और दिन के वक्त भी मैं वहां से काफी तेज स्पीड में ही गुजरता था। उस दिन तो मेरी बीवी की सूझबूझ की वजह से मेरी जान बच गई, वरना मैं तो उस दिन पूरी तरीके से मौत के हाथों में चला गया था। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी या आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। इसके साथ ही अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका यह छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता।